नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। एकाएक आज घमासान मच गया। संसद 1:30 चलनी थी। 1:30 नेता प्रतिपक्ष को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना था। राष्ट्रपति जब बोलते हैं तो वो सरकार के द्वारा लिखे गए भाषण को पढ़ते हैं। यही राज्यपाल करते हैं, जो मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया भाषण सरकार के द्वारा पढ़ा जाता है। लेकिन इस बार इस चीज पर भी विराम लग गया। कई राज्यों में राज्यपालों ने सरकार के दिए हुए भाषण को पढ़ने से इनकार कर दिया। अब हम आते हैं संसद पर। संसद में क्या हुआ? पूर्व थल सेना अध्यक्ष जो इसी सरकार में थे, डॉक्टर मनोज नरवाणे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसे किसी भी प्रकाशक ने छापने से इनकार कर दिया। उस पुस्तक के जिसने लिख दी, कागज तो एक दस्तावेज है, दस्तावेज जब बन जाता है तो उसे कोई कुछ कर सकता है। उस पुस्तक के कुछ अंश कारवां मैगजीन में छप गए। नेता प्रतिपक्ष का कहना था कि राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने मनोज नरवाणे जी से कितनी बार बात की और उन्हें क्या समझाया और चीन कितने अंदर घुसाया। प्रधानमंत्री जी ने तो सदन में कई बार कहा है कि न कोई आया है, न कोई घुसा है, न कोई घुसेगा, न कोई आया है, न कोई आएगा। और इस सब को लेकर इतना चीख पुकार मच गया है सदन में कि नेता प्रतिपक्ष बोल नहीं पाए। जब खड़े हुए तो कभी अमित शाह, कभी राजनाथ, कभी संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, और फिर एक ऐसी शख्सियत रहती है सदन में जो कोई भी बोलो तो जाने कहां से आंकड़े रखते हैं, निशिकांत दुबे। कोई भी बोलो XYZ। और जब ये सब बातचीत चली तो नेता प्रतिपक्ष के साथ उनके सभी सहयोगी दल, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे वो टीएमसी के ब्रायन लारा हों, जो कोई भी थे संसद में सदस्य, वो सब खड़े हो गए। केसी वेणुगोपाल ने कई बार खड़े होकर कहा कि बात तो रखने दीजिए। तो ये जो सर आज हुआ, आपका एक अपना लंबा अनुभव है। सदन में हमेशा ऐसी कार्यवाहियां होती रही हैं, पक्ष विपक्ष भिड़ता रहा है, लेकिन ऐसा आपने पहली बार देखा होगा कि नेता प्रतिपक्ष को अध्यक्ष से लेके नेता सदन तो बेचारे चुपचाप बैठे रहे, वो तो कुछ बोल नहीं रहे थे। लेकिन गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और साथ में बीजेपी के निशिकांत दुबे समेत सैकड़ों सांसद उन्हें बोलने नहीं दे रहे थे। देखिए शिव कुमार, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। राहुल गांधी जिस किताब के संस्मरणों के जरिए मुद्दा उठाना चाहते थे वो चीन की सीमा पर हुई झड़प का है, चीन के अतिक्रमण का है। एक थोड़ा सा संशोधन यह है कि किताब छापने से शुरू में प्रकाशकों ने इनकार किया था, फिर पेंगुइन ने इस किताब को छापने का वादा किया, कवर पेज बन गया, किताब छपने जा रही थी, लेकिन पेंगुइन प्रकाशन बहुत बड़ा प्रकाशन है जी, लेकिन उससे पहले ही रक्षा मंत्रालय ने इस पर रोक लगा दी, इसको रिव्यू के लिए कि हम पहले पढ़ेंगे, सरकार पढ़ेगी आपने लिखा क्या है किताब में, उसके बाद इसकी अनुमति दी जाएगी। और ये हमारे पाठक दर्शक जान लें कि ये एक नियम है, कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी, यहां तक कि आकाशवाणी पर भी अगर कविताएं पढ़नी हो, कविता संग्रह भी अगर किसी सरकारी नौकर को छपवाना हो तो उसके लिए अनुमति लेना पड़ती है। क्या सर सेवानिवृत्ति के बाद भी? छोटी सी मेरी जिज्ञासा, क्या सेवानिवृत्ति के बाद भी? संभवतः सेवानिवृत्ति के बाद नहीं, लेकिन चूंकि वे थल सेना अध्यक्ष है, वे कोई छोटे कर्मचारी नहीं, स्कूल के शिक्षक नहीं है, उनके संस्मरण निश्चित तौर पर उनके इतने लंबे सेवा काल के ही होंगे। तो किताब का नाम है उनके 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, किस्मत के 4 सितारे। 4 स्टार जनरल है वे। उन्होंने अपने संस्मरणों में जो पूर्वी लद्दाख में कैलाश रेंज में जो कुछ हुआ था उसके बारे में उल्लेख किया है। अब चूंकि किताब सरकार ने छपने नहीं दी, रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार उस पर कुंडली मारकर बैठ गया, क्योंकि सरकार को मालूम था उसमें ऐसे ऐसे विवरण सामने आने वाले हैं जिससे सरकार को दिक्कत होगी। उसी किताब के कुछ अंश कारवां मैगजीन ने छाप दिए।
इस पर तो कोई पाबंदी नहीं लगा सकती सरकार। अगर कोई संस्मरण है, हम उस किताब के अंश भी नहीं माने, अगर अलग से कोई संस्मरण वे लिख रहे हो तो उसमें सरकार क्या कर लेगी? संस्मरण छप गए, मैगजीन अभी कल ही ऑनलाइन आई है और छप के वो आजकल तो प्रिंट में भी आती है त्रैमासिक रूप में, कारवां। अब आप ये जान लीजिए कि राहुल गांधी क्या कोट करना चाहते थे, आखिर ऐसा क्या बता रहे थे जिसको लेकर पूरा सत्ता पक्ष सिर के बल खड़ा हो गया। गृह मंत्री थरथर कांपने लगे, रक्षा मंत्री 7वें आसमान पर पहुंच गए गुस्से में, लोकसभा अध्यक्ष को नानी याद आ गई अपनी, संसदीय कार्य मंत्री बिलक बिलक कर रो पड़े। ऐसा क्या राहुल गांधी पढ़ने वाले थे? और सिर्फ इतनी सी बात है, राहुल गांधी ने कहा कि मुझे उनके मेमोयर में से, संस्मरण में से 5 लाइनें पढ़ने की इजाजत दे दीजिए। सेना के सम्मान की बात करने लगा क्षमा कीजिए, सत्ता दल, सत्ता पक्ष। राहुल गांधी ने कहा सेना के अपमान की तो कोई बात ही नहीं हो रही। उन्होंने जब दोबारा बातचीत शुरू हुई सदन में, जो फिर से स्थगित हो गई, बोल ही नहीं पा रहे, 5-10 वाक्य बोल पाते हैं राहुल गांधी, स्पीकर महोदय सदन की कार्यवाही स्थगित कर देते हैं। तब भी राहुल गांधी ने कहा कि इसमें जो कुछ लिखा है भारत की सेना अच्छी तरह जानती है, सेना का एक एक जवान जानता है जो कुछ हुआ, ये तक राहुल गांधी ने कहा है। लेकिन हमें थोड़ा सा 2-3 मिनट का समय लगेगा, बहुत संक्षेप में हम बता देंगे ताकि हमारे दर्शक ये जान पाए, क्योंकि अब राहुल गांधी को तो हो सकता है सदन में बोलने न दिया जाए, तो ये देश कैसे जानेगा कि राहुल गांधी क्या पढ़ना चाहते थे। तो स्पेशल कवरेज न्यूज के जरिए हमारी जिम्मेदारी कि हम देश को बताएं राहुल जो पढ़ना चाहते थे वो ये है। ये घटना यहां शुरू होती है, भारत की सेना का जो उत्तरी कमांड, नॉर्दर्न कमांड, उसके प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी। 31 अगस्त 2020 को रात को 8:15 बजे उनके पास एक फोन कॉल आता है। एक कॉल आया, उसमें कोई इत्तला दी गई। सूचना यह थी कि इन्फेंट्री के सपोर्ट से 4 चीनी टैंक पूर्वी लद्दाख में रेचिन ला की ओर एक खड़ी पहाड़ी के रास्ते की ओर बढ़ने लगे। हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन की सीमा पर जो भी व्यक्ति ऊंचाई पर है, भारत या पाकिस्तान, चीन या भारत, जो ऊंचाई पर है उसकी रणनीतिक स्थिति, उसकी पोजीशन ज्यादा बेहतर होती है। स्वाभाविक तौर पर ऊपर से गोले चलाना, हमला करना, पत्थर ही पटक देना है, तो ये जो पोजीशन थी ये ऊंचाई पर थी। तो जब लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी को फोन पर यह सूचना मिली कि टैंक बढ़ रहे हैं चीन के, इसकी जानकारी उन्होंने फौरन से पेशतर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को दी। उन्होंने समझ लिया मामला बहुत सीरियस है, टैंक बढ़ते चले आ रहे हैं। ये जो कैलाश रेंज में है वहां से अब दूरी उसकी 100 मीटर बची थी, लगातार बढ़ रहे थे टैंक धीरे धीरे करके। मैं पहले कह चुका हूं वो ऊंचाई की जगह थी, इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। और ये जगह भारत और पाकिस्तान के बीच की, जो उन्होंने जो लिखा है मैं उसको कोट कर रहा हूं थोड़ा सा साधारण भाषा में। ये ऊंची जगह थी, इस पर हमारा पहले से कब्जा था, लेकिन उस बीच में टैंक आना शुरू हो गए। ये एक्चुअल जो विभाजित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है दोनों देशों के बीच की, उसके हिसाब से रणनीतिक दबदबे के लिए यह जगह महत्वपूर्ण है। जब देखा कि टैंक आ रहे हैं तो भारतीय सैनिकों ने एक कुछ राउंड फायरिंग की, जो कि एक तरह से चेतावनी होती है कि आप आगे मत बढ़ो वरना हम गोली चलाएंगे। सिर्फ वैसी फायरिंग की, हवाई फायर इसको कह सकते हैं, ताकि चीन के टैंक रुक जाएं। लेकिन चीनी नहीं रुके, आगे बढ़ते रहे। अब नरवणे जी का काम शुरू हुआ, उन्होंने फोन लगाना शुरू किए। वो समझ गए मामला बहुत सीरियस है। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फोन लगाया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को फोन लगाया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उस समय सीडीएस जनरल विपिन रावत को फोन लगाया, विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन लगाया। शिव कुमार जी, हमारे दर्शक कल्पना करके देखें, भारत की थल सेना का मुखिया प्रधानमंत्री के बाद के टॉप के 4-5 लोगों को फोन लगा रहा है, बार बार फोन लगा रहा है, हर किसी से पूछ रहा है मेरे लिए क्या आदेश। हमारे देश में पॉलिटिकल सिस्टम में हमारा राजनीतिक नेतृत्व सर्वोपरि है,
सेना को यह अधिकार नहीं कि अपनी मर्जी से कहीं कुछ भी करने लगे। वो रणनीतिक तौर पर अलग अलग होता है। जैसे पाकिस्तान की सीमा पर कई ऐसी जगह हैं जहां पर एक प्रोटोकॉल है कि वहां पॉलिटिकल लीडर से सरकार से अनुमति नहीं लेना पड़ती, वहां तो रोज झड़प होती है, डेली फायरिंग होती है। लेकिन चीन का मामला ज्यादा गंभीर है। तो जो प्रोटोकॉल था उसके मुताबिक हर किसी से उन्होंने सवाल पूछा, मेरे लिए क्या आदेश है। उनको ऊपर से आदेश था प्रोटोकॉल के मुताबिक, जब तक ऊपर से मंजूरी न मिले तब तक गोली न चलाएं, और ऊपर से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आए। मिनट दर मिनट बीतता गया। रात को 9:10 पर लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने फिर फोन लगाया कि सर, चीनी टैंक आगे बढ़ते चले आ रहे हैं, दर्रे से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर आ गए। ये जो दर्रा था, रात 9:25 बजे जनरल नरवणे ने फिर राजनाथ सिंह को फोन लगाया, पूछा कि स्पष्ट निर्देश दीजिए, मेरे लिए क्या निर्देश हैं। फिर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस बीच में जब ये पहलकदमी चल रही है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि चीन की जो पीएलए है, उनकी जो सेना है चीन की, वहां के मेजर जनरल लियू लिन का एक मैसेज आया। उन्होंने खबर भिजवाई कि चलिए शांत रहते हैं, मिलकर बात करते हैं, दोनों पक्ष आगे बढ़ना बंद करें, और अगले दिन सुबह 9:30 बजे 3-3 प्रतिनिधि दोनों के मिलेंगे, तब हम लोग बैठकर बात करेंगे, बीच का कोई रास्ता निकालेंगे। 10 बजे जनरल नरवणे ने, रात 10 बजे, देखिए लगातार घटनाक्रम चल रहा है। कितने बजे से? लेफ्टिनेंट जनरल जोशी के पास पहला फोन आ रहा है 8:15 बजे। सरकार कितनी लापरवाह है, चीन की सीमा पर टैंक बढ़े चले आ रहे हैं। भारत की सेना का मुखिया सबको फोन खटखटा रहा है दौड़ दौड़ कर। बहुत कम दूरी बची है। जब चीन के कमांडर ने यह प्रस्ताव दिया कि कल सुबह हम लोग बैठकर बात कर लेंगे, 3 लोग आप आ जाइए, 3 हमारे अधिकारी आ जाएं। इस प्रस्ताव की जानकारी जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अजित डोभाल को दी, एनएसए को सीधा सीधा बताया कि ये जो मैसेज है, हम लोग कल बात कर सकते हैं, आप कहें तो उनसे हम मंजूरी दे दें कि हाँ ठीक है, दोनों रुक जाते हैं, कल बात करेंगे। लेकिन उन्होंने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। नॉर्दर्न कमांड के ने फिर फोन किया, चीनी टैंक नहीं रुक रहे हैं, अब सिर्फ 500 मीटर दूर रह गए, चंद कदम की दूरी पर। दूरी घटती जा रही थी लगातार, धीमी गति से टैंक, चूंकि पहाड़ी इलाके हैं तो बहुत तेजी से तो वैसे भी टैंक नहीं चलते हैं। अब आप कल्पना कर लीजिए कि हमारी सेना का जो ठिकाना है और चीन के टैंकों के बीच सिर्फ 500 मीटर की दूरी बची है। जनरल नरवणे ने, जोशी ने कहा, लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने नरवणे से कहा कि सर, चीनी सेना को रोकने का एकमात्र तरीका हमारी मीडियम आर्टिलरी से फायरिंग करना था, जो तैयार थी, आदेश का इंतजार कर रही थी। उन्होंने कहा साहब, अब कुछ नहीं कर सकते तो हम थोड़ी सी फायरिंग और बढ़ाते हैं, आर्टिलरी से गोली चलाते हैं ताकि इनको रोका जाए। जो बात मैं शुरू में कह रहा था कि इस तरह से आर्टिलरी से गोलीबारी पाकिस्तान की सीमा पर आम बात है, वहां परमिशन नहीं लेना पड़ती। वहां पर डिविजनल और कोर कमांडरों को से बिना पूछे हर दिन कई राउंड फायरिंग होती है। वहां तो कोर कमांडर तक से भी पूछता नहीं, चौकी पे जो होते हैं उनको लगता है कोई बढ़ रहा है, उधर से घुसपैठिए तो गोली चला देते हैं। लेकिन यहां तो जरूरी था, चीन की बात थी। अब इस वक्त तक कोई निर्देश नहीं मिला है। नरवणे अपनी किताब में लिख रहे हैं, मेरी स्थिति नाजुक थी। वो अपने सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल जोशी को जवाब नहीं दे पा रहे, उनसे ये नहीं कह पा रहे चलो गोली चलाओ, आर्टिलरी से बोल दो फायर, क्योंकि ऊपर से आदेश नहीं है। मामला चीन की सेना का है, सीमा का है। उसके बाद उन्होंने लिखा, कमांड में जो भी संभावित तरीकों से फायरिंग शुरू करना चाहता था और एक सरकारी समिति जिसने अभी तक स्पष्ट आदेश नहीं दिए थे, इस बीच में नरवणे फंसे हुए थे। इधर कमांड कह रही सर फायर करें, उधर से ऊपर से आदेश नहीं है, बीच में सेनाध्यक्ष फंसा हुआ है, क्योंकि जिम्मेदार तो वो है। अगर बिना ऊपर के आदेश से फायरिंग कर देते तो कल को उनके ऊपर जांच शुरू हो जाती। सेना मुख्यालय के ऑपरेशन रूम में विकल्पों पर विचार किया जा रहा था, उन्हें खारिज किया जा रहा था। पूरा नॉर्दर्न कमांड हाई अलर्ट पर था। टकराव की संभावित जगहों पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन फैसले का पॉइंट रेचन ला था, जहां वो टैंक बढ़ रहे थे।
नरवणे ने रक्षा मंत्री को एक बार और फोन किया। रक्षा मंत्री ने कहा राजनाथ सिंह ने, आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में फोन करता हूं, मैं आपको 10 मिनट में फोन करता हूं। उनका वादा, समय बीतता गया, कोई फोन नहीं आया। अब चीनी टैंक बिल्कुल टॉप पर पहुंचने वाले थे, उस पहाड़ी की चोटी पर। देखिए फिल्मी बिल्कुल सीन है। राजनाथ सिंह ने रात को 10:30 पर फोन किया। इस बीच में उन्होंने प्रधानमंत्री से बात कर ली थी। अब यह सबसे गंभीर बात है जिसके चलते सरकार राहुल गांधी को पढ़ने नहीं दे रही है संस्मरण। राजनाथ सिंह ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री जी को सारी परिस्थिति बताई है, उनसे बात की है। उनका निर्देश एक वाक्य में था, जो उचित समझो वो करो, यानी आपको जो ठीक लगे वो करो। एक तरह से भारत की थल सेना के अध्यक्ष को भंवर में छोड़ दिया कि तुमको ठीक लगे तो लड़ो, न ठीक लगे तो सरेंडर कर दो, इतना भी ठीक न लगे तो पीछे हट जाओ, छोड़ दो अपना इलाका। उस पूरे दर्रे को चीन के हवाले करके बीटिंग रिट्रीट कर दो, अपनी फौज को वापस बुला लो। कुछ भी नहीं, आपको जो ठीक लगे वो करो, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है। जबकि स्पष्ट निर्देशों की जरूरत थी। इसके बाद उन्होंने लिखा कि यह पूरी तरह से सैन्य फैसला होने वाला था, मोदी से सलाह ली गई थी, उन्हें ब्रीफ किया गया था, लेकिन उन्होंने फैसला लेने से मना कर दिया था। नरवणे याद करते और कहते हैं, मुझे गर्म आलू पकड़ा दिया गया था, अब पूरी जिम्मेदारी मुझ पर थी। शिव कुमार जी, आप कल्पना कीजिए, जिस देश का प्रधानमंत्री अपने सेनाध्यक्ष के इतने गंभीर मामले में फंसने पर उसे भंवर में छोड़ देता है, उससे कह देता है जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। सेना का ऑपरेशन कमांड बैठा है ऑपरेशन शुरू करने के लिए। सेकंड कमांड लेफ्टिनेंट जनरल जोशी इंतजार कर रहे हैं कि फायरिंग का आदेश मिले तो हम गोली चलाएं। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री कह रहे हैं, एज यू विश, तुमको जो समझ में आए करो। ये गरम आलू है, इसका चाहो तो आलू का पराठा बना लो या आलू की सब्जी बना लो, या चाहो तो इसको फेंक दो डस्टबिन में। यह राजनीतिक नेतृत्व की महान विफलता है, जिसे राहुल गांधी सदन में आज देश के सामने रखना चाहते थे। और देश को क्यों नहीं मालूम होना चाहिए कि जिस चीन को गलवान घाटी में हमले के बाद नरेंद्र मोदी ने क्लीन चिट दे दी थी, उसी चीन के बारे में कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे प्रधानमंत्री। इतने गंभीर मामले में, ये रोज रोज की झड़प नहीं थी। कश्मीर में रोज झड़प होती है। कोई सेना मुख्यालय, सेना का ऑपरेशन कमांड इसके लिए योजना नहीं बनाने लगता है। थल सेनाध्यक्ष रोज नहीं पूछता देश के रक्षा मंत्री से कि क्या करें। वहां तो कोर कमांडर भी नहीं पूछते, चौकी पर जो होता है, खंडक में जो बैठा होता है फौजी, वो गोली चलाने लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यह चर्चा होती तो इस देश को पता चलता कि नरेंद्र मोदी चीन के मामले में इस तरह सरेंडर क्यों हो जाते हैं। नरेंद्र सरेंडर, अमेरिका के सामने भी सरेंडर, चीन के सामने भी सरेंडर। आज राहुल गांधी इस देश के सामने मोदी सरकार को बुरी तरह बेनकाब करने वाले थे, लेकिन पूरी सरकार सिर के बल खड़ी हो गई और उन्हें बोलने से रोक दिया गया। जी शिव कुमार सर, आज एक और सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मुझे लगा कि अभी मौका है और आपसे पूछ लिया जाए। जी सर, आज लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ना तो हम कोई अखबार मानेंगे ना कोई किताब मानेंगे, और अगर आपने कहीं मेल की खबरों को भी अगर आप तथ्यात्मक लेकर आए तो उन पर चर्चा नहीं होने दी जाएगी। ये संसदीय अध्यक्ष का ये दिशा निर्देश है, ये हमारी रूल रेगुलेशन है, इसे बाधा तोड़ने नहीं दूंगा। उन्होंने कई बार ये शब्द दोहराया, एक बार नहीं दोहराया। तो क्या सर, किताब के जो तथ्य हैं नरवाणे वाले, मेल का तथ्य भी सामने आ गया है एपिस्टीन का, तो अब इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी? तो अब तक जो सदन में मुद्दों पर चर्चा हुई, बड़े आरोप लगे कांग्रेसियों पर, वो कहां से आए? भ्रष्टाचार का कैग रिपोर्ट सीबीआई के सामने हाथ जोड़ के सरेंडर कर गए कि साहब मेरे पास अब कोई तथ्य नहीं है। तो ये आए कहां से? आते तो पेपर वर्क से ही है।
देखिए शिव कुमार, ये इतना हास्यास्पद बयान है स्पीकर का। राजनाथ सिंह भी कह रहे थे किताब तो छपी नहीं है। नहीं छपी है, क्या फर्क पड़ता है? आजाद भारत के इतिहास में इससे पहले कब ऐसा हुआ कि इस तरह का नियम थोपा गया हो? अभी पिछले मानसून सत्र में सरकार ने वंदे मातरम पर बहस कराई थी। वंदे मातरम भी तो एक किताब में ही उल्लिखित है। बंकिम चंद्र के उपन्यास आनंद मठ में ही तो वंदे मातरम गीत है। तो उस पर सदन में क्यों चर्चा हुई? उसकी 150वीं जयंती थी इसलिए। और चलिए, किताब, अखबार, ईमेल, इनके आधार पर बहस नहीं होगी। मैं एक ऐतिहासिक घटना याद दिला दूं जिसका जवाब इस सरकार के किसी नुमाइंदे के पास नहीं होगा। देश के इतिहास का बहुत बड़ा घोटाला, तथा कथित, यद्यपि वो शून्य साबित हुआ था, कोई घोटाला नहीं हुआ, बोफोर्स घोटाला। शिव कुमार जी, आपको याद नहीं होगा, मैं हमारे दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं। बोफोर्स घोटाले की सबसे पहली खबर स्वीडिश रेडियो पर आई थी। स्वीडन में एक रेडियो था, उसमें बोफोर्स के सौदे में दलाली की बात सामने आई थी। उसके बाद द हिंदू के एन राम और चित्रा सुब्रमण्यम, इन लोगों ने खोजी पत्रकारिता करके खोज खबर निकाली। राजीव गांधी को इस दुनिया से जाना पड़ा। माफ कीजिए, बोफोर्स घोटाले के नाम पर वीपी सिंह ने जो प्रपंच रचा, राजा नहीं फकीर है नारे लग गए। राजीव गांधी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा के पार्टी तोड़ दी, छोड़ दी, प्रधानमंत्री बन गए। वीपी सिंह कहते थे कि मेरी शेरवानी मेरी जेब में बोफोर्स के पैसों के अकाउंट का नंबर है, स्विस बैंक में जो खाते में पैसे जमा हुए हैं। सब कुछ गलत साबित हुआ, बोफोर्स घोटाला कभी साबित नहीं हुआ। तो किस पर चर्चा हुई थी? स्वीडिश रेडियो पर हुई एक खबर और द हिंदू में छपी खबरों पर राजीव गांधी सत्ता से बेदखल हो गए, सरकार चली गई। अगले चुनाव में वे जीतने वाले थे, सरकार बनी उसके बाद, लेकिन वे शहीद हो गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू पर इतने आरोप लगाते हैं सदन में खड़े होकर, किन चीजों पर आधारित होते हैं? किसी संघी की किताब की, किसी आरएसएस के लेखक की किताब के आधार पर, किसी के संस्मरण, जिन्ना की किताब, पटेल के पत्र, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फाइलें। तो ये कौन सा आसमानी सुल्तानी नियम है कि किताब और अखबार के आधार पर चर्चा नहीं होगी? और तीसरा बहुत जरूरी बिंदु जी, विपक्ष नहीं करेगा। विपक्ष नहीं करेगा, सत्ताधारी तो वे तो चंडू खाने की किसी खबर पर आरोप लगा सकते हैं, नेहरू गांधी से लेकर किसी पर भी। व्हाट्सएप यूनिवर्स निशिकांत दुबे ने सदन से निकलने के बाद यह कहा कि वो पप्पू को यह पता नहीं थी कौन सी किताब है, और सदन में चर्चा चाहते हैं, किताब का नाम नहीं बता पाए। गजब। अब इन मूर्खों को कौन बताए कि जो आरोप राहुल गांधी पढ़ रहे थे वो राहुल गांधी के आरोप नहीं है। इसी देश के, इसी सरकार के कार्यकाल में भारत की थल सेना के अध्यक्ष रहे व्यक्ति के हैं। वो किसी गप्पू पप्पू के नहीं है। वे संस्मरण तो सेनाध्यक्ष ने लिखे हैं। पूरा पढ़ लेते, आप खंडन कर देते। सरकार कह देती कि थल सेना अध्यक्ष झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कोई कॉल उन्होंने नहीं किया था रक्षा मंत्री को। प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा था कि जो ठीक लगे वो करो, ये जवाब दे देते ना। आरोप तो आने दीजिए सदन में। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने इंगित किया है, बहुत ही जरूरी है। वो जो लोकसभा अध्यक्ष ने कहा ना, किसी ईमेल पर कोई चर्चा नहीं होगी। मैं तो इसलिए कहा कि परसों जब खबर आई मैदान में तो सबसे पहले आपका वीडियो आया है, सबसे पहले आपने बात रखी है। तो मेरा तो सवाल बनता है आपसे कि अब आप मत बोलिए कुछ, आपकी ईमेल के सबूतों पर अब चर्चा नहीं होगी सदन में। हम तो बोलेंगे, क्योंकि हम किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। हम तो स्पेशल कवरेज न्यूज के परिवार के सदस्य हैं। हम तो खबर नवीस हैं, हम पत्रकार हैं मामूली। नहीं, हम और आप तो मामूली पत्रकार हैं, हम तो आपके साथी सहयोगी हैं। हम तो कहीं भी सवाल उठा सकते हैं, हम आपके चैनल पर बोल सकते हैं, हम तो चौराहे पर खड़े होकर भाषण दे सकते हैं। हमारे ऊपर स्पीकर का नियम थोड़ी लागू होगा कि लोकसभा अध्यक्ष कहेगा किताब नहीं छपी है या किताब छपी है। अरे छपी हो या न छपी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? और जहां तक सवाल मेल का है,
ओम बिरला जी ने एक तरह से अग्रिम जमानत जैसी ले ली है कि कल को एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र ना हो जाए। यद्यपि आज मणिक्कम टैगोर ने, कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने स्थगन प्रस्ताव लगाया हुआ है सदन में। आप देखिएगा, आज चर्चा होनी थी उस पर कि एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री का नाम आया है। और क्यों नहीं सदन में चर्चा होगी? जब बोफोर्स में प्रधानमंत्री का नाम आया तो चर्चा हुई, महीनों सदन ठप रहा, क्या क्या नहीं हुआ उस समय। अब चर्चा क्यों नहीं होगी ईमेल पर? और आज के दौर में ऐसी कौन सी चीज है जिसमें ईमेल के आने जाने को मान्यता नहीं दी जाएगी? क्या भारत सरकार दुनिया के तमाम देशों से, भारत सरकार का विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय ईमेल पर कोई काम नहीं करता? व्हाइट हाउस को मेल नहीं करता प्रधानमंत्री कार्यालय? रक्षा मंत्रालय जो राफेल की डील कर रहा है उसमें ईमेल नहीं गए हैं फ्रांस की सरकार को या विमान बनाने वाली कंपनी को? डेली दिन रात ईमेल नहीं करती सरकार अपने अधिकारियों, कर्मचारियों, मातहतों को, मंत्रालयों को आपस में? इंटर मिनिस्ट्रियल मेल नहीं होते हैं क्या? तो मेल पर चर्चा क्यों नहीं होगी? वाहरी नरेंद्र मोदी, वाहरी मोदी सरकार, ऐसा राम राज्य आ गया है कि अब सदन में सिर्फ उन मुद्दों पर चर्चा होगी जिन पर सरकार चाहेगी। सरकार लिखकर देगी पर्ची में विपक्ष को कि आज इस पर बात करनी है, आज पोहे जलेबी पर बात करनी है, आज खाखरा पर बात करनी है, आज लिट्टी चोखा पर बात करनी है, चीन का नाम मत लो, एप्स्टीन का नाम मत लो। तो अब सरकार तय करेगी। और अगर विपक्ष कुछ बोलना चाहेगा तो अघोषित सेंसरशिप सदन के भीतर लागू हो जाएगी। यह देश की सबसे बड़ी पंचायत है, यहां किसी तरह की रोक टोक नहीं होती। सारे कायदे कानून है, नियम है, सदन के नियमों, संसदीय नियमों, प्रक्रिया के अंतर्गत ही चर्चा होती है, बहस होती है, मुद्दे उठाए जाते हैं। चलिए, हम तो बोफोर्स का बहुत पुराना मुद्दा ले आए। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय विपक्ष ने जितने मुद्दे उठाए थे, अरुण जेटली ने, सुषमा स्वराज ने, दोनों दिवंगत हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, लाल कृष्ण आडवाणी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, वे कैसे उठाते थे मुद्दे, किन मुद्दों पर? शिव कुमार जी, मेरी खबरों पर मध्य प्रदेश की विधानसभा स्थगित हुई है। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, सत्ता विरोधी मेरी खबरें सदन में अखबार लहराया गया है, नवभारत का संपादक था मैं। 3 दिन सदन स्थगित हुआ मेरी खबर पर। जयविलास प्रासाद ग्वालियर में सिंधिया का महल है, वहां के खजाने का मामला था। कितनी ऐसी हमारी आपकी खबरें होंगी, दिल्ली में कितने ऐसे पत्रकार होंगे जिनकी खबरों पर सदन स्थगित हुए हैं, अखबार में छपी खबरों पर सरकार ने जवाब दिए। ये कौन सा नियम है कि किसी पत्रिका में कुछ छपा है उसको आप नहीं पढ़ सकते, उस पर चर्चा नहीं होगी? सिर्फ इसलिए जो राहुल गांधी ने कहा कि ये सरकार, बीजेपी कहती जरूर है कि आतंकवाद से लड़ती है, लेकिन ये एक कोट से, एक कोटेशन से डरती है, एक वाक्य से, एक पैराग्राफ से डरती है, इसलिए चर्चा नहीं होने दी जा रही। और एक आखिरी बात जोड़ दें नरवणे के बारे में, ताकि हमारे दर्शक ये भी समझ लें कि जनरल नरवणे से मोदी सरकार इतना पीड़ित क्यों है, डरती क्यों है। नरेंद्र मोदी सरकार की एक योजना है अग्निवीर योजना। विपक्ष ने उसका बहुत विरोध किया है, लेकिन विपक्ष के अलावा एक व्यक्ति जो है जिसने खुलकर इसे एक सरप्राइज शॉक कहा था, झटका, उसका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। उनका एक बयान मोदी सरकार को याद रहता है जिसमें उन्होंने कहा था कि अग्निवीर योजना भारतीय सेना के लिए एक सरप्राइज शॉक की तरह थी, एक झटके की तरह थी, अकस्मात लगा हुआ एक झटका। उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया था, वे इस योजना के पक्ष में नहीं थे। इसलिए नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के नाम से बिदक रही है। और राहुल गांधी को देखकर बिदकना तो वाजिब है। मोदी और अमित शाह की हिम्मत नहीं पड़ी जब दूसरी बार सदन दोबारा बैठा तो सदन में आ पाए, गैर हाजिर रहे वे।
और अब क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी शिव कुमार, सदन स्थगित हो गया है, अब तो सदन कल चलेगा। कल कल चलेगा। कल बात होगी भी कि नहीं होगी, ये कौन गारंटी देगा? कौन गारंटी, और हो सकता है एपस्टीन की बात भी कल निकल आए तो सरकार इससे भी ज्यादा परेशान हो जाएगी। जी सर शिव एक छोटी सी एक कमेंट चाहेंगे, बहुत गंभीर सर बात आ गई दिमाग में, और चूंकि सदन पे सर मनोज नरवणे की पुस्तक या लिखी हुई बातों पर नहीं चर्चा होगी, एपस्टीन पर चर्चा नहीं होगी, रोजगार पर चर्चा नहीं होगी, मनरेगा पर चर्चा नहीं होगी, और किस पर चर्चा होगी? फिर ये तय तो हो जाए, बता दिया जाए कि भैया इसी पे बोलना है, उस पर फिर विपक्ष एडजस्ट करे, चर्चा तो हो। हमारे आपके होगी होगी, टैक्स के पैसे से सदन चलता है। नहीं बिल्कुल होगी चर्चा होगी। मोदी के ऊपर जो किताब लिखी गई है प्रशंसा में, बचपन में मगरमच्छ उठा लाए थे नदी में से, उस किताब की चर्चा हो सकती है। आप कोई किताब लिख दीजिए, शिव कुमार मिश्रा जी किताब लिख दें, नरेंद्र मोदी भगवान विष्णु के 11वें अवतार हैं, मैं गारंटी ले रहा हूं उस पर सदन में चर्चा होगी। आप लिख दीजिए किताब, नरेंद्र मोदी मानव इतिहास के सबसे महान व्यक्ति हैं, वे ईसा मसीह के समान हैं, वे बुद्ध से महान हैं, महावीर का अवतार हैं। घंटों चर्चा होगी सदन में। इस पर चर्चा नहीं होगी कि नरेंद्र मोदी ने चीन की सीमा पर टैंक चढ़े आ रहे थे छाती पर और सेना को कोई निर्देश नहीं दिया था, इसकी चर्चा नहीं होगी। सरकार के कसीदे में आप कुछ भी लिख के ले आइए, खूब चर्चा होगी सदन में। राहुल गांधी अगर ऐसा कोई संस्मरण पढ़ रहे होते जिसमें मोदी सरकार की उपलब्धि बताई जा रही होती तो स्पीकर महोदय भूल जाते कि कौन सा नियम है, किताब और अखबार पढ़ा के आधार पर कुछ कहा जा सकता है या नहीं। लेकिन वे सरकार को घेर रहे थे, सरकार से सवाल पूछ रहे थे, सरकार की नाकामी को बेनकाब कर रहे थे, इसलिए सदन में चर्चा नहीं होगी। जी शिव कुमार। चलिए सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है, और अभी दर्शकों से भी ये अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे पहुंचाइए, ताकि ये पता चले कि राहुल गांधी कहना क्या चाह रहे थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ये पहुंचाइए हमारी बात या हमारी, मैं ये चाह रहा हूं ये लोग समझें कि राहुल गांधी जो कहना चाह रहे थे वो देश हित में है, देश विरोधी। उन्होंने ये भी कहा कि सदन में लगातार हम पर देश विरोधी होने का आरोप लगाया जाता है, सदन में हमें बोलने दिया नहीं जाता है, हमें देश भक्त की क्या डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। तो ये देश की जनता समझे कि अगर भाजपा के कार्यकर्ता नहीं हो तो फिर आपको कोई ऐसा प्रमाण साथ रखना पड़ेगा जो ये साबित करे कि आप देशभक्त हो, वरना आप पर कोई भी इल्जाम लग सकता है, उसी तरीके से जैसे उत्तराखंड में कल से बवाल मचा हुआ। फिलहाल सर इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।